नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल ये हमारे सब्जेक्ट में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, हमने देखा पिछले लगभग ये हमारा 19वां एपिसोड है, 19th एपिसोड, और हमने हर मुद्दे पे चर्चा की। यौनिकता या लैंगिकता या ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इस विषय में जो भी संबंधित जानकारी है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जानकारी देने के प्रयास में हमने ये भी दिया है कि कौन कौन सी यौन समस्याएं होती है, स्त्रियों की यौन समस्याएं कौन सी होती है, पुरुषों की यौन समस्याएं कौन सी होती है और उनके कारण क्या होते हैं। और ये कारण के दरमियान हमने ये भी बताया आपको कि उसकी जानकारी कैसे देना, काउंसलिंग कैसे करना, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, यंग लड़कियों में जो यौन समस्या आती है उनके बारे में, और वृद्ध या प्रौढ़ व्यक्तियों के यौन समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा की है। अभी ये चर्चा करते करते हमको कुछ वाचकों के रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। तो उनका कहना था, एक मेरे वाचक नहीं बोलेंगे, हम उनको दर्शक बोलेंगे। तो एक दर्शक ने बोला कि डॉक्टर साहब, आप सब बता रहे हो, लेकिन सेक्स प्रॉब्लम्स में दवाइयाँ क्या क्या देती है, कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसी लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज हमारा जो विषय है कि यौन समस्याएं में उपयोग में आने वाली दवाइयाँ, और दवाइयों के साथ साथ में हम पूरी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयों के कारण कभी कभी सेक्स प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमने जान लेना चाहिए कि जब हम सेक्स प्रॉब्लम्स की दवाइयों के बारे में बोलते हैं तो ज़्यादातर वक्त हम पुरुषों की जो यौन समस्याएं हैं उनके ऊपर की चर्चा ही ज़्यादा करते हैं। उसका कारण भी है, हमने इतने इसमें देखा कि सेक्स के रिलेशन में, सेक्स संबंधों में पुरुषों का लिंग का उद्दीपित होना या इरेक्शन होना, ये बहुत ही अहम बात है। क्योंकि अगर ये होता है तो उसके आगे ही सेक्स होने की संभावना है, वरना नहीं होती है। और चूँकि मर्द ही ज़्यादातर सेक्सोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास अपनी खुद की यौन समस्याएं लेके जाते हैं, तो रिसर्च भी जो होता है वो बहुत सारा ये मर्दों के सेक्स प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के ऊपर ही होता है। अगर हम शुरुआत से ले कि शुरुआत में जब एलोपैथी नहीं था, एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, तब भी ट्रीटमेंट्स होती थी, तब भी लोग जीते थे और अच्छे भी जीते थे। ऐसा नहीं थी कि मॉडर्न मेडिसिन न आने के पहले लोग जीते नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि मॉडर्न मेडिसिन में पहले हम जो ट्रीटमेंट होती थी आयुर्वेद में और बाकी हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में, उसमें पेड़ पौधों से जो उनके गुणधर्म होते हैं उसको अमल में ला के ट्रीटमेंट होती थी। तो सेक्स प्रॉब्लम में भी हमारे यहाँ जैसे अश्वगंधा, मकरध्वज और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनका उपचार होता था, उनसे उपचार करते थे। कुछ लोग तो सुवर्ण भस्म वगैरह, हीरा भस्म या रौप्य भस्म, जो हेवी मेटल्स थे वो भी यूज़ करते थे। लेकिन इसका परिणाम जब हम मॉडर्न मेडिसिन आने के बाद में जब खोज किया गया तो डायरेक्ट एक्टिंग जो मेडिसिन्स होती है वैसा इसका परिणाम नहीं पाया गया। ये मनुष्य का जो माइंड होता है उसको शांत करती है, उसकी साइकोलॉजिकल अवस्था अच्छी करती है, लेकिन क्या वो सही मायनों में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है उसको ठीक कर सकती है या नहीं है, ऐसे कोई स्टडीज़ ही नहीं हुई है ज़्यादा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन आने के बाद में क्या हुआ कि इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ होते गए, रिसर्च होता गया, संशोधन होते गए, और संशोधन में फिर एक दवाई निकलती गई। और ऐसा नहीं है कि एक दवाई इसी पे आके रुक गई। शुरुआत में बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी जो बोलते हैं कि लोगों को लगता था पहले कि जिसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है तो उसको अपन ने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, अवसाद या निराशा के ऊपर जो दवाएं देते हैं, वो दवाएं देने से शायद उसका सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो गया। लेकिन ये इफ़ेक्टिविटी अगर जब उनकी हम देखते थे तो नहीं होता था। यानी जिसको बोलते हैं कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आना चाहिए। एक आधा ड्रग देने के बाद समझो 5 या 10% ही लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी को लोगों को नहीं होता है, तो उसको अपन इफेक्टिव नहीं बोल सकते। लेकिन एक आधे ड्रग से अगर 50, 60, 70, 80% लोगों को फ़ायदा होता है तो उसको हम ड्रग्स फ़ायदेमंद है ऐसा बोल सकते हैं। ये दावा तो कोई नहीं कर सकता, जिसको हम मराठी या हिंदी में या अपने भारत में बोलते कि रामबाण उपाय। रामबाण जैसे राम का बाण था कि राम का बाण एक बार निकला तो वो अपने लक्ष्य को भेदेगा ही, ऐसी गारंटी थी।
रामबाण उपाय यानी गारंटेड इलाज। तो ये गारंटेड इलाज कभी भी किसी का भी नहीं हो सकता। बड़े विनम्रता के साथ में और बड़े मैं बोलूँगा कि पूरे होशो हवास में मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि 100% कोई भी क्योर किसी का भी नहीं हो सकता। हमें पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार ऐसी दवाएं दे दीजिए कि हमारा परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो हम उनको बोलते हैं कि अरे परमानेंट इलाज कैसा होगा, जब व्यक्ति परमानेंट जैसा आज है वैसा कल नहीं रहता है, तो परमानेंट इलाज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो परमानेंट इलाज ये हमने दिमाग से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि परमानेंट इलाज कब होगा कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, मलेरिया का इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, इवन अभी आपने कोरोना जो हो चुका इतना कहर बरपा उसने, उसका इन्फेक्शन लो, तो उनका अगर एंटीबायोटिक ऐसा है कि जो उसको मार सकता है, वो जीवाणु विषाणु उनको कंप्लीटली मार सकता है, तो उसका हम परमानेंट इलाज बोल सकते हैं। लेकिन इलाज वो विषाणु या जीवाणु को मार भी दिया तो उसका पर फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, फिर से वो ड्रग्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कोई कभी भी किसी ने ऐसा परमानेंट इलाज होगा ये सोचना नहीं चाहिए। तो ये संशोधन जब चलते रहता था तो शुरुआत में जैसे मैंने बोला एंटी डिप्रेसेंट, फिर कुछ और दवाइयाँ आई जिसमें ऐसा पाया गया कि सेक्स जो होता है, इरेक्शन जो आते हैं, वो रक्त हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है उसके बारे में संशोधन होना चालू हुआ। और हुआ क्या, एक बड़ी 1970-80s के दरम्यान की बात है कि लोगों का हार्ट अटैक के ऊपर संशोधन चल रहा था, और वो संशोधन चलते चलते एक ऐसा ड्रग मिला जो लोगों ने पाया कि ये सेक्स पे या इरेक्शन पे अच्छा परिणामकारक ऐसा औषध है, और वो औषध का नाम था सिल्डेनाफिल, जिसको सेंसेशनाइजेशन करने के लिए, या जिसका एक जो पहला उसका जो ब्रांड नेम निकला था उसका नाम था वायग्रा, और फिर उसको वायग्रा ही सब लोग बोलने लग गए थे। तो ये वायग्रा का नाम का एक ड्रग आया। तो ये क्या करती है, ये इनको हम हमारे भाषा में बोलते कि PDE5 इनिबिटर्स, यानी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनिबिटर्स। होता क्या है, अपनी जो धमनियाँ होती है, जो पिछले बार भी हमने देखा था कि एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है, अगर उसमें डिस्फंक्शन हो गया तो ब्लड सप्लाई बराबर नहीं पहुंचता है। तो जैसे वो हार्ट को नहीं पहुंचता वैसे वो लिंग को भी नहीं पहुंचता है। अगर हार्ट को नहीं पहुंचा और काफ़ी देर तक वैसे रहा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है। अब अगर ये एंडोथेलियल डिस्फंक्शन या एंडोथेलियल फंक्शन अगर हमने देखा तो ये मालूम पड़ा है कि ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का पदार्थ रहता है। वो पदार्थ बढ़ने से ये ब्लड फ्लो बढ़ते रहता है। तो ये जो सिल्डेनाफिल था ये नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता था, पर ये बढ़ाते समय क्या होता है कि ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 नाम का एक एंजाइम रहता है, तो ये एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड कम कर देता था। तो वो एंजाइम को ख़त्म करने के लिए या एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए जो ड्रग बना उसको बोलते थे फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनिबिटर, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनिबिटर्स। वो 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं। तो 5 को इनिबिट करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर रहेगा और उसके कारण रक्त प्रवाह फिर से अबाधित रहेगा और अच्छी तरह से चलेगा। तो ऐसी ये सिल्डेनाफिल की जो खोज हुई, फिर वो सिल्डेनाफिल के बाद में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स या ये उनके जैसे ही दवाइयाँ मार्केट में आई। दूसरी ही है सिल्डेनाफिल के बाद में टैडालाफिल, फिर वर्डेनाफिल, फिर यूडेनाफिल और एवेनाफिल। आज ये तकरीबन यूडेनाफिल तो मार्केट में बंद हो गई, लेकिन बाकी सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, एवेनाफिल ये मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। बट मार्केट में अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद जाके उनको ले सकते हैं। आपने खुद जाके क्यों नहीं लेना चाहिए इसका भी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में सेक्स प्रॉब्लम ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक कर दिए तो अपने आप प्रॉब्लम्स ठीक हो, दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों में अज्ञान होता है, सेक्स कैसा करना, कौन कौन सी पोजीशंस रहती है, कब करना, ये पता नहीं रहता है। वो उसके कारण भी यौन समस्याएं आती है। तो उनको उतना ही अगर ज्ञान हमने दिया, उसके बारे में आवश्यक जानकारी दी, तो उनकी समस्याएं भी ठीक होती है। औरतों में तो सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं। तो उनको बहुत बार दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, या दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो गायनेकोलॉजिस्ट लोग उनको वो हिसाब से दवाइयाँ देते हैं।
लेकिन मर्दों में क्या होता है कि मर्दों में सेक्स प्रॉब्लम आ गया या सेक्स प्रॉब्लम आएगा ऐसा मर्द को डर है, तो वो क्या करता है, छुपके से जाके बाज़ार में जाके कोई दवाई ले लेगा और खा लेगा। बीच में पेपर में भी आया था कि ऐसी बहुत सारी 1-2 घटनाएं हुई है, बहुत सारी तो नहीं बट 1-2 घटनाएं हुई कि वहाँ एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष सेक्स करने के लिए उन्होंने कोई लॉज में होटल में गए और लड़के की वहीं मृत्यु हो गई। अब जो तहकीकात होती है उसमें ऐसा पाया गया, पुलिसों के द्वारा जो तहकीकात होती है, इंक्वायरी होती है कि वो लड़के ने कुछ सेक्स बढ़ाने वाली, जो पेपर में लिखते हैं, मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली, बट सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं ली और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ओवरडोज होने के कारण मृत्यु हो गई। अब ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये सब पोस्टमार्टम और बाकी की रिपोर्ट्स क्या आती है, बट क्या ऐसी दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की जानकारी के लेना चाहिए? तो एक ही उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो सर्वप्रथम हम उनको पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है क्या, बीपी है क्या, बीपी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए सबको पूछना पड़ता है, या हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, आपको डिप्रेशन है क्या, अवसाद है क्या, आपको थायराइड प्रॉब्लम्स है क्या, ऐसी बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ती है। और अगर उनकी दवाएं चालू है तो दवाई के क्या क्या रीजंस, क्या क्या उनके एक्शंस है, वो मैं जो दवाएं देने वाले हैं उसके एक्शन के साथ में उनकी विपरीत एक्शन है क्या, और है तो वो देना नहीं चाहिए, ये सब सोच समझ के स्पेशलिस्ट राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन लेना भी नहीं चाहिए। बाकी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पाश्चिमात्य देश है, उनमें बगैर प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाइयाँ मिलती भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र में या अपने इंडिया में भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं नहीं मिलती, क्योंकि ये शेड्यूल्ड ड्रग्स है। शेड्यूल्ड ड्रग यानी इनकी खुद बगैर किसी जानकारी के इसको खाना हानिकारक हो सकता है। और एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड पॉइजन, औषध और जहर में फ़र्क क्या है। तो बगैर जानकारी की अगर हम दवाएं ले लेते हैं बगैर अच्छी सलाह के, तो वो दवाएं जहर बन सकती है। जैसा ये दवाएं हमने देखी कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता, इसके लिए यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं जिनको हम खुद ही लिए तो जहर बन सकती है। वैसे ही जो दूसरी मैंने बताया कि बाकी ये दवाएं ले सकते हैं आप, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से। डॉक्टर बताएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको कौन से रोग हुए हैं, कौन सी दवाइयाँ चल रही है, आपको ये दवाएं उन दवाइयों के साथ में ये दवाई सेफ़ है या नहीं है, इनकी दोनों की एक इंटरेक्शन हो सकती है कि नहीं है, ये मालूम पड़ना चाहिए। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जिनको हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, अब ये हार्ट के पेशेंट्स को बहुत बार सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई हमने देखा है, ज़ुबान के नीचे रखनी पड़ती है जब चेस्ट पेन होता है वगैरह, तो उसके कारण फिर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। अब ये सॉर्बिट्रेट के साथ में हमारी कोई भी दवाई दे नहीं सकते, ये सिल्डेनाफिल टाडालाफिल जो मैंने बताया, ये दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि सॉर्बिट्रेट और ये दवाई दोनों लिया तो वो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि शायद कभी एक आध बार उसकी मौत भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट ने तो बगैर डॉक्टर के परामर्श के कुछ लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने भी, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके हार्ट की क्षमता क्या है या आपको दूसरा कोई और बीमारी है कि नहीं है, इसलिए बगैर डॉक्टर के परामर्श के ये दवाई लेना जहर है। जैसे हमने देखा कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयाँ हैं, उसी प्रकार प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन, इसके लिए भी दवाइयाँ आती है। मैंने जैसा बोला कि पहले शुरुआत में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट देते थे, लेकिन बाद में ध्यान में आया उनके कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट, अलग अलग प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट्स आए हैं आजकल, क्योंकि ये इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये नए रिसर्च करते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बाजार में आते रहते हैं। तो जो सिलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर नाम की एक एंटी डिप्रेसेंट की एक कैटेगरी है, उसके कुछ ड्रग्स ये शीघ्र पतन में अच्छे कारीगर सिद्ध होते हैं, तो वो दवाई भी दे सकते हैं। लेकिन ये दवाई खुद ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुद में होता है बहुत बार ज़्यादा डोज हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कम। इसलिए तो हम बोलते हैं, मेरे यहाँ हम हमेशा जब पेशेंट आते तो उनको बताया जाता है कि ये पहले के कुछ ड्रग्स हम जो देते हैं वो हम आपको, जिसको बोलते हैं कि एक टेस्ट जैसा होता है कि ये मिनिमम डोजेस में हम आपको ड्रग देखते हैं, फिर आपके पार्टनर के साथ में सेक्स करके देखेंगे उसमें आपको कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता, वो हमको आके बताएंगे। फ़ायदे के साथ साथ में कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या, इस सब की जानकारी लेने के बाद ही फिर डोज निश्चित होते हैं। यानी पहली बार डोज दिया यानी निश्चित हो गया ऐसा नहीं है,
क्योंकि अभी भी ऐसा कोई तरीका नहीं आया कि टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि मैंने कोई भी मरीज़ को एक दवाई देने से उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं चलेगा, या उसको एग्जैक्टली कितना डोज चाहिए ये पता नहीं चलता। हमारा पेशेंट पूछते हैं बड़े, डॉक्टर साहब ये दवाई से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो मैं उनको बोलता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट तो कोई भी दवाई से हो सकता है। अगर मैं रोज़ 2 रोटी खाता हूँ और अगर कल एक आध दिन मैंने 4-5 रोटी खा ली तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, यानी मुझे खाने का भी साइड इफ़ेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे डोज के हिसाब से मैंने ज़्यादा खा लिया। बट यहाँ तो आज मैं पहली बार आपको कोई ड्रग देने वाला हूँ, उसका डोज एग्जैक्टली कितना होना चाहिए कुछ मुझे कहाँ मालूम है, तो उसको डोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज़ वाले, बीपी वाले, हार्ट डिसीज़ वाले, उनको शायद डोज ज़्यादा देने पड़ सकते हैं कुछ ड्रग्स के, जिनको हार्मोन के प्रॉब्लम से उनको ड्रग्स अलग देने पड़ते हैं। तो ये ड्रग्स एक ही बार देने से कोई ऑपरेशन जैसा नहीं है ये, और जैसा हमने बोला कि ड्रग्स के साथ साथ में परामर्श भी दिया जाता है। तो इसलिए कोई भी दवाई रामबाण सिद्ध होगी और परमानेंट उसका इफ़ेक्ट रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है। परमानेंट इसलिए नहीं कि हम जैसे हम पैदा हुए तो वैसे आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे कल नहीं रहने वाले। तो जैसा व्यक्ति या ह्यूमन बींग्स बदलते जाते हैं वैसे उसके रोग भी बदल सकते हैं। आज सेक्स प्रॉब्लम कोई अलग कारण से आया, कल कोई अलग कारण से आ सकता है। आज साइकोलॉजिकल है, कल कोई शरीर के कारण हो सकता है। तो ये सब जानकारी लेनी पड़ती है। इसीलिए जब भी दवाई लेनी है डॉक्टर से चर्चा करके लेना चाहिए, खुद जाके मेडिकल स्टोर में जाके सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो इससे ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो फैटल जान लेने वाले जैसे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो बंद हो सकते हैं। मुझे लगता है ये विषय पे इतनी चर्चा पर्याप्त है। धन्यवाद।